Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Amna. First of all, thank you so much for the encouragement and appreciation that you gave me for my first video. और मुझे अपनी सेकंड वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई सिंस आई वाज बिजी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि जब आपने स्पोकन लैंग्वेज सीखनी होती है, इंग्लिश को स्पोकन या राइटिंग के लिए अगर आपने यूज़ करने के लिए सीखना होता है तो क्या इसकी ग्रामर ज़रूरी है कि नहीं। अब ये एक स्लाइड है आपके सामने, इसके ऊपर मैंने टाइटल लिखा कि बेसिक्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश and difference between learning the grammar of English and the practices for learning how to speak it। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिर्फ इंग्लिश की बेसिक सीखनी है तो वो एक अलग तरीके से सीखी जा सकती है, और अगर आपने इसको यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसके तरीके डिफरेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैम अगर हम इंग्लिश की ग्रामर सीख लें तो क्या मैं बोलनी आ जाएगी। तो इसके दो तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक तो बेटा ये कि इंग्लिश की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मसलन कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। एक पूरा जुमला जब आपने मीनिंगफुल जुमला सेंटेंस जब आपने डिलीवर करना है, किसी से बात करनी है, तो उसका मीनिंग पूरा करने के लिए आपको उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अब उसकी चीज़ों को मिला के जोड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मिलाने से इसका मीनिंग मुकम्मल हो रहा है। तो डेफिनेटली जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि इस चीज़ के यहाँ इस्तेमाल से, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट को शुरू में लगा दें, वर्ब लगा दें, ऑब्जेक्ट लगा दें, एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, और जब आप इसको मिला के बोलेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, इसका मीनिंग मुकम्मल होगा और सुनने वाले को समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको इस तरह से आप बेसिक सीख लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, तो बहुत ईजीली आप सेंटेंस को डिलीवर करने में अच्छे हो सकते हैं। फिर एक ये भी है कि जब आपने बेसिक सीख ली, ग्रामर आपको सारी आती है, लेकिन आप स्पोकन में वीक हैं, आप उसको जब स्पीकिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं। आपको रूल सारे पता हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले ये अपने आप को अपनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे लें, एक बार अपने आप को खुद जज करें कि क्या अगर आप इंग्लिश सीखने लगे हैं तो इसमें आप पहले से कितने अच्छे हैं। अगर आपको बेसिक्स आती हैं, आपका ग्रामर पर अच्छी कमांड है, तो फिर तो आपको डायरेक्टली स्पीकिंग की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रामर भी अभी वीक है, आपको उस पर भी ध्यान देना है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप ग्रामर सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, यानी उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो डिफरेंट तरीके क्या होते हैं, मतलब ग्रामर सीखना क्या है और स्पीकिंग के लिए यूज़ करने के लिए सीखना क्या है, और इन दोनों की प्रैक्टिसेस हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। सो गाइस, इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि मैंने मेंशन किया है ग्रामर क्या है, और साथ में उसके कंपोनेंट्स मेंशन किए कि जब आपको ग्रामर सिखाई जाती है तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्रामर की यहाँ मैंने 4 डेफिनेशंस मेंशन किए हैं। फर्स्ट में मेंशन है सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। सेकंड में मेंशन किया कि सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, फिर उसके बाद फुल टेक्स्ट। थर्ड डेफिनेशन बता रही है ग्रामर इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ में उसने बताया ग्रामर इज द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। ये डेफिनेशन सबसे इजी है और मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी कि ग्रामर एक्चुअली हम कहते उसे हैं कि जो बात हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं उसकी प्रॉपर तरतीब को हम ग्रामर कहते हैं। तो इसकी कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो वर्ड लेवल पे और सेंटेंस लेवल पे मैंने 2 तरीके से कैटेगराइज किया इसको। इन चीज़ों की डेफिनेशन और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है, इन पे मैं सिंगल और इंडिविजुअल हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। बट आपको भी फ़िलहाल मुझे डिस्क्रिमिनेट करना था कि स्पीकिंग सीखें तो क्या चीज़ें सीखनी है, और अगर आप बेसिक सीखें ग्रामर तो आपने क्या चीज़ें सीखनी है। तो ग्रामर को अगर आप वर्ड लेवल पे सीखेंगे तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को सीखेंगे। अगर आप सेंटेंस लेवल पे आ जाते हैं ग्रामर तो उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन है सेंटेंस का, के बाद फ्रेजेस है। इंट्रोडक्शन के बीच में सारे किस्म के सेंटेंस आ जाते हैं, उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, उसकी काइंड्स भी आ जाती हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, पंक्चुएशंस हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस है। ये ओवरऑल सेंटेंस ही है सारा के सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। इन सब पे भी हम इंशाल्लाह इंडिविजुअली एक वीडियो हर एक टॉपिक पे बनाएंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्डेड चीज़ें पड़ी हों और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास और क्या है सुनने के लिए।
ओके, तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वर्ड लेवल पे अगर आप इसी कंपोनेंट्स पे गौर करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं। इसके बारे में बहुत लॉन्ग कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा से कि जी इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और डिफरेंट ग्रामरियंस की डिफरेंट ओपिनियन होती हैं इसके बारे में। बट बेसिक्स जो हमने सीखी और हमने पढ़ी और खुद उसको एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि ये वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं स्टूडेंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझा दें, आप इनको खुद भी अच्छी बुक्स में से रीड कर लें तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं और फिर प्रीपोजिशंस हैं। कुछ लोग ये सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं और अगर एक आधा बीच में से स्किप करवा दिया है जो स्टूडेंट्स को उनके लेवल के अकॉर्डिंग अभी ज़रूरी नहीं लग रहा है या सीखना मुश्किल लग रहा है तो इट्स नॉट दैट बिग डील। कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं इजीली, स्टूडेंट्स को समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं समझ आती हैं तो वो फिर आपको जब आप सीख लेते हैं लैंग्वेज को तो अल्टीमेटली आपको समझ आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, सफिक्सेस क्या हैं। अभी ये सिर्फ मैंने इनको शॉर्ट इंट्रोडक्शन इनका दिया ताकि आपको आइडिया होता जाए, इनकी डेफिनेशन आप रीड कर सकें और इनकी एग्जांपल रीड कर सकें तो थोड़ा सा आपको रफ आइडिया हो जाए। फिर बाकी इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो जो मैं बनाऊंगी तो उसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने ये इसकी डेफिनेशन और इसके साथ इसके एग्जांपल्स मेंशन कर दिए आप लोगों के सामने के लिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि मैंने एक्सप्लेन किया कि सेंटेंस क्या है। जो को वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमने डेफिनेटली जब नेक्स्ट पर्सन से बात करनी है तो व्हाट वी आर आस्किंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग शुड बी वेरी क्लियर। सो इस सेंटेंस को मुकम्मल बनाने के लिए द वर्ड्स दैट वी वांट टू यूज टू कन्वे आवर मीनिंग और टू आस्क समथिंग, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। तो सेंटेंस यही काम करता है कि जब आप एक अल्फाज का वो मजमूआ बोलें जिसके बारे में मीनिंग क्लियर हो तो हम सेंटेंस कहते हैं। अब एक सेंटेंस ये नहीं हो सकता कभी भी कि आपने एक सेंटेंस पकड़ा लास्ट वाला वर्ड उठा के आपने पहले इस्तेमाल कर लिया, दरमियान में कुछ यूज़ नहीं किया, यानी ऐसा सेंटेंस जो टूटा हुआ है उसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। वो आगे डिटेल टाइप्स होती हैं, कभी या तो फ्रेज होता है या क्लॉज होता है या कुछ भी नहीं होता। वो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्चुअली सेंटेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी काइंड्स क्या हैं, इन सब पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल ग्रामर में आपको ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सेंटेंस क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि मैंने एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं इनको मैंने मतलब कैटेगराइज किया हुआ है। इनको मैंने इनमें डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस नॉर्मली जब हम मेट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी इंग्लिश के सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। हम करते क्या है कि स्टूडेंट्स को क्रैम करवा देते हैं चीज़ें, सबके लिए नहीं कहूँगी, मतलब कुछ ऐसा होता है इस लेवल पे कि हम स्टूडेंट्स को चीज़ें क्रैम करवा देते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है कि उनके जहन की ग्रोथ इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सकेंगे। रूल्स तो डेफिनेटली हर टीचर एक्सप्लेन करता होगा लेकिन साथ हमने कुछ अपनी आसानी के लिए भी और कुछ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स तैयार किए होते हैं कि ये स्टूडेंट्स को अगर बता दिया जाए तो उनके जहन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी है। लेकिन जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ग्रामर ही स्पेसिफिकली सीखनी होती है तो फिर हम इन चीज़ों के डेप्थ में जाते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर इनका निचोड़ निकालते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या थी। तो जब आप इंग्लिश की ग्रामर में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नॉलेज है। जितना आप इसको समझते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, सेंटेंस टू सेंटेंस, रूल टू रूल चीज़ें निकलती आती हैं। फिलहाल हमने ये देखा कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, जब हमने बात लिखने की करनी होती है, मतलब आपने इंग्लिश सीख लिया, आपको बोलनी भी है और अब आपने एक क्वालिटी काम करना है, इंग्लिश सीख ली, उसको यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्टेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, किसी किस्म के राइटर बन गए हैं, तो फिर हम लोगों को ये बेसिक्स बड़ी काम देती है क्योंकि जब हमने क्वालिटी राइटिंग करनी है तो उसके बीच में हमें ग्रामर के रूल्स को यूज़ करने चाहिए। एक्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस कहीं पे यूज़ करें जो ये एक इंप्रेशन दे रहा होता है कि आपके पास ग्रामर का नॉलेज है और आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, छोटी छोटी सी डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल मेंशन कर दी कि डायरेक्ट सेंटेंस ये होता है, उसकी एग्जांपल ये है। इनडायरेक्ट सेंटेंस ये होता है और उसकी एग्जांपल ये है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। सबसे मुश्किल काम ये लगता है मुझे क्लास में समझाना स्टूडेंट्स को कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है। स्टूडेंट्स को लगता है कंडीशनल सेंटेंस है क्या, क्या करें, क्या हो जाएगा, क्या बुलाए, ये समझ आएगी कि नहीं आएगी। व्हाट इज दिस, कैन वी इवन अंडरस्टैंड इट, हाउ कैन वी यूज इट। मैम, वी नॉर्मली मिक्स द सेंटेंसेस। व्हाट इज कंडीशनल 1, 3, 2, 0, हाउ कैन वी लाइक आइडेंटिफाई विच सेंटेंसेस कंडीशनल 1, 2 और 3। तो डेफिनेटली अपने अपने तरीके होते हैं इसको समझाने के, उन पे भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। फिलहाल कंडीशनल की मैंने टाइप्स मेंशन कर दी और साथ मैंने उसको छोटा सा डिफाइन कर दिया कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ओके गाइस, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जब आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, तो आप वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो अब तक हमने पिछली 8 स्लाइड्स में देखी कि आपको ये सब कुछ आना चाहिए, तब आप इंग्लिश लिखने के और बोलने के काबिल हो सकेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो मैंने शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था कि पहले अपने आप को जज करें। अगर तो ग्रामर अच्छी है तो डायरेक्ट स्पीकिंग में चले जाएं। अगर ग्रामर अच्छी नहीं है तो पहले बेसिक्स को सीखें, मेंटोर हायर करें। मेंटोर की सिलेक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका चीज़ें डिलीवर करने का तरीका अच्छा है, वो अपने सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं, उनके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है और वो आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, वो तो सारी बातें थी। अब हम इसको देखते हैं कि जब हमने स्पोकन स्टार्ट करनी है तो कौन सा कोर्स है जो आपको करना चाहिए। अब यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, या तो स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है तो या तो हम PTE कर लेते हैं या आइल्स कर लेते हैं। ये 2 कोर्सेज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, है ना। आइल्स कर लेते हैं। आइल्स का पता भी नहीं है आपको कि आइल्स होता किस लिए है, इसकी वैलिडिटी है, इसकी टाइप्स होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखने में तो वही है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, बट बेटा स्पेसिफिक पर्पज़ होता है इसका। देखें, आइल्स को जब आप करते हैं तो उसका मतलब है या तो आप माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इवन फॉर विजिट और फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, या तो आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये 3 रीज़न्स हो सकती हैं जिसके लिए आप आइल्स करते हो। उसमें भी एकेडमिक्स होता है और जनरल होता है, उसको भी हम ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं कौन सा किसके लिए करना है। कुछ कंट्रीज़ में आइल्स चलता है, कुछ कंट्रीज़ में PTE का टेस्ट चलता है। तो ये दोनों स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं जो आपको किसी ख़ास मकसद के लिए देने होते हैं। जब आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपने इन दोनों कोर्सेज को नहीं करना होता। आपने एक स्पेसिफिक सिंपल सा लैंग्वेज का कोर्स कर लेना है कि आपको बोलना कैसे आए, और वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से करवा भी रहे होते हैं। मैंने चंद एक चीज़ें हाईलाइट की हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक अकेडमी ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन नहीं किया और आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया है और आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी चाहिए, तो किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, किसकी वजह से आप बहुत क्विकली लर्न कर सकते हैं। देखते हैं, मैंने लिखा कि बेसिक इनपुट, इट्स यूजफुलनेस एंड पर्पसफुलनेस। बेटा देखें, जब किसी चीज़ को हमने सीखना होता है, वी शुड नो द बेसिक अबाउट दैट लैंग्वेज, वी शुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है ही नहीं तो आई टेक टाइम टू लर्न इट, मैं उसको सीखने में बहुत वक्त लगा दूंगी। बट as soon as I get to know about the usefulness and the purposefulness of that particular thing that I'm going to learn, I'll definitely be a real quick in that. मुझे पता होगा कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ इससे मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो मैं उसको जल्दी सीख पाऊँगी। तो जब आपने सीखना है किसी चीज़ को तो पहले उसकी अहमियत अपनी लाइफ में देख लें क्या है, उससे पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, है तो ऑलमोस्ट वही। आपको यू शुड मेक योर माइंड रेडी टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसा नहीं हो सकता इफ समबडी डिसलाइक्स अनियन एंड आई विल कन्विंस हिम और हर टू लाइक इट। जैसे किसी को प्याज पसंद ही नहीं, उसे मैं कायल करती हूँ तुम्हें प्याज पसंद होना चाहिए ही, और शी विल डेफिनेटली नेवर एवर बी एबल टू लर्न इट और लाइक इट। तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। अपना माइंड बना लें, प्रेशराइज होके नहीं, शौक से। जिस चीज़ को आप शौक से सीखते हैं वो आप परमानेंट होती है और उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, आप उस पर कमांड अच्छी ले लेते हैं। थर्ड है कंसल्ट मेंटोर और रीड बुक्स, मेमोराइज वर्ड्स।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपने इंग्लिश सीखनी होती है तो किसी अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें। इसमें आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपके सीनियर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या जो ट्रू प्रोफेशनल्स हैं, फिर करियर काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट कर सकते हैं जहां आपको लगे कि यस यहाँ मैंने कुछ न्यू देखा सीखा, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो टीचर आपको ज्वाइन करने चाहिए जो आपके नॉलेज में, आपकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करने में आपकी हेल्प कर रहे हों। फिर आपको चाहिए कि आप जिस चीज़ देखें, जब आपने कोई काम करना होता है, व्हेन यू प्लान टू डू समथिंग यू नीड टू पुट सम एफर्ट टू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर टारगेट। तो पर्टिकुलर टारगेट जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, और बुक्स भी वो पढ़ें जो आपको इंटरेस्ट दे रही हैं। उससे क्या होगा, आपको 10 दिन समझ नहीं आएगी, 20 दिन समझ नहीं आएगी, 21वें दिन आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स की जो आप सेंटेंस पढ़ोगे मीनिंग क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। माइंड एक ऐसी चीज़ है कि आप इससे जो करवाना चाह रहे होते हैं ये वो कर रहा होता है। तुम बुक्स को रीड करें, जो वर्ड आपको न्यू लगता है उसको मेमोराइज करें, दैन उसको यूटिलाइज करें। जब आप एक वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, और जब फिर उससे सेम रिलेटेड कोई इंसिडेंट आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा कि रियलाइजेशन ऑफ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको सबसे पहले तो अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता होना चाहिए। यू शुड नो कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपका कौन सा एरिया वीक है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू यूज़ योर लैंग्वेज इन अ मीटिंग, और यू वांट टू राइट समथिंग बट यू आर गुड इन स्पीकिंग, व्हेन यू राइट यू मेक मिस्टेक्स इन ग्रामर और स्पेलिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रामर वीक है, स्पेलिंग्स पे आपको फोकस करना चाहिए। बट इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग इंग्लिश बट व्हेन यू स्पीक इट, व्हेन यू ट्राई टू देन स्पीक इट, इट बैफल्स यू। इसका मतलब ये हुआ, रियलाइज ये हुआ कि आपको आती है ग्रामर भी, स्पीकिंग भी, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आप नर्वस होते हैं। आपको अपने बोलने वाला जो एरिया है उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, राइट योर प्लान्स और रूटीन। बेटा देखिए, किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को तो मुसलसल उसकी प्रैक्टिस करते रहें। 10 दिन आपने शदीद मेहनत की, 11वें दिन आपने छोड़ दिया, यू विल नेवर एवर बी एबल टू हिट योर टारगेट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, डोंट रश फॉर द नेक्स्ट लेवल। आपने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, 1 वीक आप गए हैं, आप नेक्स्ट वीक सोचना शुरू हो गए हैं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, मैं नहीं सीख सकता, लेट्स लीव दिस। ऐसे नहीं होगा। डोंट रश फॉर द नेक्स्ट लेवल। स्लो चलें, ग्रेजुअल चलें, बट कीप लर्निंग। स्पीक, लिसन एज मच एज पॉसिबल। जिस चीज़ में मास्टर होना है ना, उस चीज़ को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखनी है लैंग्वेज, तो उसको बोल लें, उसको सुने, उसको बोल लें, उसको सुने। गलतियाँ होती रहेंगी भाई, मेक मिस्टेक्स। When you need to learn something, you make mistake. गलती नहीं करते आपको आइडिया नहीं होता। गलती जो लोग करते हैं इसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की, उन्होंने स्टेप लिया है। जो गलती ही नहीं करते इसका मतलब वो डेयरिंग ही नहीं है, वो कोशिश करने के लिए स्टेप ही नहीं ले रहे। ओके, डोंट शाय, मेक मिस्टेक्स। अभी मैंने एक्सप्लेन किया जैसे अंडरटेक सेवरल टेस्ट। फिर ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन भी टेस्ट अवेलेबल होते हैं। कुछ साइट्स होती हैं जो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए ऑलरेडी इन्होंने रेडीमेड टेस्ट रखे होते हैं, तो वेबसाइट्स पे मैं आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर करूंगी। आप उन टेस्ट को जितना पॉसिबल हो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा हो कि आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट दें। आपको आइडिया होता जाएगा कि आप में इंप्रूवमेंट कितनी आ रही, बेटरमेंट कितनी आ रही है। और देखिए, जब आप लर्न कर रहे होते हैं, फेलियर कोई कंसेप्ट नहीं होता, फेलियर नहीं होता। फेलियर का वर्ड अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। फेलियर इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। जब आप नाकाम हुए, नाकाम नहीं हो गए, आपने कुछ सीख लिया है, आप नेक्स्ट उसको अटेम्प्ट करोगे तो पिछली वाली गलती नहीं करोगे, अगली वाली गलती करोगे, जिसका मतलब पीछे वाले पे आप एक्सपर्ट हो गए हैं। रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन इट डेली। सबसे बड़ी प्रैक्टिस, जब आपको इंग्लिश सीखनी है, कोई ज़ुबान सीखनी है, तो सीखें, ग्रामर भी प्रैक्टिस करें, राइटिंग भी करें, बोलने की भी कोशिश करें। फिर सबसे बड़ा जो उस्ताद होते हैं अपना, वो हम खुद होते हैं। वी आर आवर ओन टीचर्स। रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन इट डेली। जब आप रिकॉर्ड करेंगे, शुरू में बड़ा आपको एक शायद फील होगा कि ये मैंने किस तरह का बोला हुआ है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा। एक दिन आएगा फिर ग्रामर अच्छी हो जाएगी, फ्लुएंसी भी आ जाएगी, फिर आप कहेंगे प्रोनाउंसिएशन पे मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है। अवॉइड स्लैंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर चाहिए इसमें शामिल नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये एडिशनल कहना चाहूँगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो हमारी पर्सनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है।
तो जब आप लिख रहे होते हैं या जब आप बोल रहे होते हैं तो ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करने की कोशिश करें जो आपकी लैंग्वेज में रफ इंप्रेशन दे रहे हों, आपकी शख्सियत के बारे में कोई नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे हों। आप जितने भी अच्छे लोगों से जो आपको मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं, जो डिसेंट लगते हैं, जो एजुकेटेड लगते हैं, जो अभी तक के सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, आप उनसे जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस महसूस होगा एक आम आदमी में और एक एजुकेटेड पर्सन से बात करने में। होता ये कि हम अपनी लैंग्वेज के बीच में बहुत से वर्ड ऐसे बोल जाते हैं, कैजुअली बोल जाते हैं, जो कैजुअल नहीं होते हैं और उनका इंप्रेशन बहुत बुरा रहता है। तो कोशिश करेंगे जब आप कुछ सीख रहे हों तो उसके बीच से नॉटी वर्ड्स, ये स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये थी चंद एक चीज़ें, अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बेटर योरसेल्फ अ लॉट मोर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्दर, इन पे डिटेल्ड थॉरो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।